students, we have done till rule number 2 and now we will do rule number 3. रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 क्या था? ये पहला क्या था कि कोई भी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो जाकर के कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगा तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा? हमें ऐसा फील होगा, हमें ऐसा अपीयर होगा कि वो जो लाइट रेज होती है वो डाइवर्ज कहां से हो रही है? वो प्रिंसिपल फोकस से हो रही है कि नहीं? और कॉन्केव मिरर के केस में क्या लगेगा कि वो लाइट रेज कहां से कन्वर्ज कर रही है? वो कर रही है प्रिंसिपल फोकस में जाके कन्वर्ज कर रही है. और दूसरा रूल था कि अगर कोई लाइट रेज पास ही प्रिंसिपल फोकस से कर रहा है, यानी कोई लाइट रेज जाने का जो रास्ता है, इंसिडेंट रे वो कहां से पास कर रहा है? इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, है कि नहीं? ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का समरी है. अब रूल नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग. अब इसको नीचे लिख रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमको रे डायग्राम बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, और तो आप पहले इसको लिखेंगे उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी वैसे ही किया है कि पहले रूल नंबर 3 लिखेंगे उसके बाद रे डायग्राम हम जो यहाँ बनाएंगे उसको आपको बनाना है. पहले कॉन्केव मिरर के केस में बनाना है और सेकेंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनाना है. तो आप पहले है ना स्टेटमेंट को लिख देंगे, उसके बाद रे डायग्राम बनाएंगे. तो यानी अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है ना, वो सेंटर होता है, वो जो होता है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर जो है, हम आपको बार बार कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या होता है? स्फेरिकल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो जो स्फेरिकल मिरर है किसी स्फीयर का, ग्लास स्फीयर का हिस्सा है. उस ग्लास स्फीयर का क्या होगा? कुछ ना कुछ तो सेंटर जरूर होगा. जिस तरह से फुटबॉल है, फुटबॉल का कोई बीच में सेंटर होगा कि नहीं होगा? जिसका डिस्टेंस यानी सरफेस ऑफ द फुटबॉल अगर जो है उससे हर जगह क्या हो? बराबर हो, या अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन या नॉर्थ या साउथ या लेफ्ट या राइट, हर डायरेक्शन में वहां से डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी. उसी को सेंटर बोलते हैं. और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये जो क्या है, ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर, ये कर्व है. क्या है? ये कर्व है, यानी एक स्फीयर का हिस्सा है और उस स्फीयर का जो जिस स्फीयर से ये कॉन्केव मिरर बना हुआ है उसका क्या होगा? कोई सेंटर होगा. उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये याद रखेंगे, है ना. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ. अब ये क्या कह रहा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही कोई लाइट रेज, ये कॉन्केव मिरर है इस वजह से इधर पॉलिश कर देंगे हम, ठीक है. अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, है ना, क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन क्या होगा इसका? ये अलोंग द सेम पाथ. यानी अगर कहा जाए कि एक लाइट रेज क्या हुआ, यहां से ऐसे निकला और जाकर के कहां टकराया जी? ये जाके सरफेस ऑफ द मिरर पे जाके टकराया, यानी ये इंसिडेंट रे हुआ. अब ये किधर से जाएगा? किधर से जाएगा? यानी ये जो है इस वाले पोर्शन का क्या है? ये परपेंडिकुलरली गिर रहा है, इसी वजह से ये अपने पाथ पे ही रिवर्ट बैक हो जाएगा. रिटर्न बैक कौन से पाथ में करेगा? रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्शन जो होगा इसी पाथ से आगे हो जाएगा, यानी इसी पाथ से रिफ्लेक्ट करेगा. यानी जिस रास्ते से इंसिडेंट किया है उसी रास्ते से फिर वो रिटर्न जाएगा. इसी को क्या बोलेंगे? ये रूल नंबर 3 है. किसी भी मिरर का, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सबके केस में वही होगा. अगर कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि इधर से कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करते हुए गया है, इससे टकराने के बाद इस रास्ते से गया है, जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आएगा. यानी वहां पे कोई जो है, मान लीजिए प्लेन मिरर के केस में क्या करते थे? प्लेन मिरर है, लाइट रे अगर सीधे जाके टकराती थी परपेंडिकुलर, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होता था? जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आएगा. ये सिर्फ इसी केस में है. नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, अगर कोई रिफ्लेक्शन अगर होगा उसमें तो वही उसी एंगल के बराबर होगा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था. यानी अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में है कि नहीं, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा तो उसको नॉर्मल बोलते थे. परपेंडिकुलर को क्या बोलते थे? नॉर्मल बोलते थे. तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ. तो अब रिफ्लेक्शन होगा कितने एंगल में होगा? वो जितना एंगल
आई था उतना एंगल आर भी होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। यानी ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, बट यहां पे अगर परपेंडिकुलरली गिरेगा अगर किसी प्लेन मिरर में, तो जिस रास्ते से गया है लाइट उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होगा। तो सेम रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है, यानी यहां पे जो आके टकरा रहा है, ये जो क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली आके टकरा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे हम कि भाई जिस रास्ते से गया है लाइट रे, इंसिडेंट रे जिस पाथ पे गया है उसी पाथ पे वापस आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के में गिर रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और अपर्चर के को अगर ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, नॉर्मल बनाता है। क्या बनाता है, नॉर्मल बनाता है। और आप जब पिछले वाले रूल में क्या कह रहे थे कि भाई हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बना रहे थे वो इसी लाइन के थ्रू से बना रहे थे, उसी लाइन को हम नॉर्मल मान करके कर रहे थे। इसी वजह से आप लोग समझ गए होंगे कि नहीं। कॉन्केव मिरर में हम लोगों ने देख लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे। किसमें देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर है ये, है कि नहीं। ये क्या हुआ, पोल से पास कर रहे, प्रिंसिपल एक्सिस है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, यहां पे होगा कैपिटल सी, यहां पे एफ होगा। तो हमको एफ से अभी कुछ नहीं लेना है, ये है पोल आपका। तो क्या होगा, कोई लाइट रे अगर कहां से गुजर रही है कि नहीं, ये अगर इंसिडेंट किया और ये हमें लगेगा कि भाई ये कहां से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, हमें ऐसा है ना। वो डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या होगा कि हमें लग रहा होगा कि ये जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा, इसका जो फिर रिफ्लेक्शन होगा ये इसी पाथ में हो जाएगा, इसी पाथ में होगा, इसी पाथ में होगा। यहां से टकराने के बाद फिर ये इसी पाथ में चला जाएगा, है ना। रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते में रिफ्लेक्ट बैक होगा, उसी रास्ते से सेम पाथ, है ना। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ while passing through the center of curvature or going to the direction of center of curvature। तो यानी रूल नंबर 3 आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। स्टूडेंट्स, we have done all 3 rules of making the diagrams, ray diagrams of for the spherical mirrors। हम लोगों ने 3 रूल अब तक कर चुका है, ये लास्ट है, चौथा और आखिरी रूल है ना, फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जब तक ये चारों रूल पता नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक अ करेक्ट रे डायग्राम, है कि नहीं। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको इन चारों रूल्स की बहुत बहुत जरूरत है, और आपको ये चीज आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता, दिस मीन्स आप अच्छी तरह से या बिल्कुल भी आप रे डायग्राम बना नहीं पाएंगे। यानी चारों रूल, तो 3 रूल आप समझ गए होंगे, है ना। पहला क्या था, जो कि लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे जाती थी और जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद वो लाइट रेज किधर से पास कर देती, फोकस से पास कर देती। और दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले में लाइट रे जो इंसिडेंट रे है वो कहां से पास करती थी, प्रिंसिपल फोकस से पास करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाकर टकरा करके वो कहां से रिफ्लेक्ट होती थी, वो रिफ्लेक्ट होकर के रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती थी, है ना। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि जो एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आती थी मतलब इंसिडेंट रे, आने का मतलब इंसिडेंट रे, जाने का मतलब रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे कहां से पास करती थी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी। इसी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, फिर वही पाथ से वापस जाती थी, यानी रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ से जाती थी। तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन, कोई एंगल नहीं बनता था, वहां पे जिधर से आया उधर से ही चला गया। यहाँ पे ऐसे गया, है ना, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उधर से ही ऐसे चला गया, है कि नहीं। ये तीसरा रूल था। अब चौथा रूल हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर बनाएंगे हम, है ना। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस towards the point P. This means pole of the mirror. On the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely. Incident and reflected ray follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angle with the principal axis. अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे जाकर के क्या कर रही है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, तो क्या होगा कि अब ये रिफ्लेक्ट करेगा। अभी ये रिफ्लेक्ट किधर से करेगा, ये रिफ्लेक्ट जो है, सॉरी यहाँ पे इसको आप पहले कॉनकेव मिरर बना दे, कॉनकेव मिरर, हाँ, तो ये इंसिडेंट रे है, क्या है ये, इंसिडेंट रे है, ये ऑब्लिकली गिर रहा है, मतलब तिरछा होकर गिरने को बोलते हैं ऑब्लिकली गिरना, यानी ऑब्लिकली गिर रहा, हाँ, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनाया होगा, तो यानी ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे फोकस होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये इंसिडेंट रे अगर है तो यहाँ पे सेम एंगल बनाते हुए ये किधर से पास करेगी, इधर से पास करेगी, यानी एंगल आर होगा ये, है ना। अगर ये मान लिया कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये अगर 50 है तो 50 होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। ये कहां से पास करेगी, सेम एंगल बनाते हुए, और ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, है कि नहीं। अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी, यानी अगर पी पॉइंट पे कोई ऑब्लिकली कोई एंगल ऑफ कोई इंसिडेंट रे अगर क्या कर रहा है, ऑब्लिकली गिर रहा है और वहां पे जाके टकरा रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करता है। इवन सारा रे डायग्राम जो बनाया है सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो करता है, और आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, तभी आप रे डायग्राम सही बना सकते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा यहाँ पे। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फिर इसको क्या करेंगे, इधर पॉलिश करेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा जी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं, इसका फोकस इधर होगा, मेन फोकस इधर होगा, है कि नहीं। और जब यहां पे क्या गिरेगा, ऑब्लिकली गिरेगा, यहां पे ऑब्लिकली गिरेगा, ठीक है। और तब फिर ये इस तरह से टकराने के बाद इधर आ जाएगा, यानी ये एंगल आई अगर होगा तो ये एंगल आर होगा जो कि बराबर होगा, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना। ऑब्लिकली गिरने से क्या होगा, ये भी सेम एंगल बनाएगा, ये जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगा उतना ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगा, सीधी बात, दोनों का एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बराबर नहीं है, सो आई हैव टू मेक इट इक्वल, है ना। क्या होगा, जैसे ये एंगल कितनी है ना, तो अगर उतना ही बनाए तो आपको ऐसे करके मिलेगा, यानी जितना ये है उतना ये है, ये एंगल आई हुआ, ये एंगल दोनों बराबर, समझ में आ गया है कि नहीं। अगर पोल पे आकर टकराती है तो वो पास करेगी, तो ये जितना ये जो इंसिडेंट रे जितना है ना प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगा। इस वाले रूल का मतलब यही है कि नहीं। यानी ये जो 4 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों रूल आपको अच्छे से आना चाहिए, ये एग्जाम में भी पूछता है। और फिर ये आपको है ना, पहले इसको लिखेंगे, ये जो है पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इस डायग्राम को बनाएंगे, रे डायग्राम को। नीचे रे डायग्राम बनाने में परेशानी होती थी, इस वजह से मैं जो स्टेटमेंट नीचे लिख रहा हूं और ये जो मतलब रे डायग्राम ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका रे डायग्राम के जरिए हम बताएंगे कि अगर इमेज अगर
कहाँ है, सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर है या फिर कहाँ पे है, उसका डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा, इमेज, ये ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये सारा चीज हम लोग अब आगे के वीडियोस में देखेंगे, है ना। और तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। और ये सारे जो भी नोट्स मैं दे रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए, उसको अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, है कि नहीं। और ये नोट्स जो है आपको बहुत काम आगे आएगा आपके बोर्ड्स के लिए। और अभी हम रिवीजन भी क्लास करेंगे आगे चल के, तो उससे पहले जो है आपको ये सारे जो है अच्छे से आपको करने पड़ेंगे। रे डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। बार बार आप क्या कीजिए, पेंसिल लीजिए और, है ना, व्हाइट पेपर लीजिए और उसमें जो है रे डायग्राम बनाइए, है कि नहीं। स्केल का जरूरी इस्तेमाल कीजिए, स्केल का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। स्केल अगर इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपके लाइट रे सही से नहीं बनेंगी और आपको बहुत परेशानी होगी। आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो तो सही हो नहीं रहा है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और सबको समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।